आज हम जानेंगे लवणता के बारे में। लवणता का जो टॉपिक होगा वो ज्योग्राफी से संबंधित होगा, जिसके तहत हम लोग जानेंगे कि सागरीय लवणता क्या होती है, किस तरीके से लवणता को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, किस यंत्र के द्वारा हम लवणता का पता लगाते हैं, और इसके अलावा हम जानेंगे कि विश्व में कौन सी झील, किस झील की लवणता सर्वाधिक है। इस पूरे टॉपिक को हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सॉल्व करेंगे। साथियों, ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। बहुत कुछ है इस वीडियो में, चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं। स्वागत है साथियों आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो नंबर 5 है, लेकिन आज के टॉपिक का ये पहला प्रश्न होगा, किस महासागर की लवणता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए है हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी है वान झील और डी है अंटार्कटिक महासागर। तो साथियों, आप वान झील नहीं करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर। चलिए विस्तार से जानेंगे। साथियों, लवणता के बारे में जान लेते हैं। जो लवणता होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, परिभाषा देख लेते हैं कि किसी पानी का भार और उस पानी में, जैसे पानी लेंगे ना, मतलब किसी पानी लेंगे, पानी का भार और उस पानी में जो लवण है, लवण की मात्रा के अनुपात को हम लवणता के रूप में डिफाइन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इसकी लवणता है, इस प्रकार से देखेंगे। माना 1000 ग्राम हमने पानी लिया, पानी कितना लिया, 1000 ग्राम पानी, और इस 1000 ग्राम में जो लवण है उस लवण की मात्रा को हम लवणता कहते हैं, उस पानी की लवणता कहते हैं। ठीक है, तो जो सामान्यतः जो महासागरों की एवरेज जो लवणता है वो कितनी है, 35। इस प्रकार से ऐसे दिखाते हैं हम लवणता को। इसका मतलब ये हुआ कि 35 जो ग्राम है वो पर 1000 ग्राम पानी में उनकी लवणता की मात्रा है। ये बात समझ में। लवणता को हम कैसे दिखाते हैं, ये परसेंटेज नहीं है। अगर एग्जाम में आएगा कि महासागरों की लवणता कितनी है, तो 35 ग्राम पर 1000 ग्राम पानी में लवण की मात्रा है। ये बात समझ में। तो ये तो आपने जाना कि लवणता को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो अंटार्कटिक महासागर साथियों, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लवणता है वो बहुत सारी चीज़ों पे क्या करती है, निर्भर रहती है। जैसे कि अगर किसी क्षेत्र का पानी खुला हुआ है, कोई अगर महासागर है और पूरा खुला हुआ महासागर है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ लवणता हमेशा कम होगी। ठीक है, क्योंकि पानी खुला पानी है। और अगर कोई बंद महासागर है, जैसे कि आप देख रहे होंगे अंटार्कटिक महासागर दोनों जगह से बंद है, तो यहाँ पे पानी का फ्लो हमेशा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा तो लवणता वहीं पे सूख जाएगी। अगर एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं, इसे माना कोई पानी की एक बोतल है आपकी, या पानी की पतीली है ना, किसी बर्तन में आपने नमक डाल दिया तो लवणता हमेशा बढ़ेगी। और उस पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो पानी तो वाष्पीकरण हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे लवणता क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जितना ज़्यादा पानी रहेगा, हम और पानी डालेंगे तो लवणता हमेशा कम हो जाएगी। तो उसी प्रकार अगर कोई बंद चीज़ है, जैसे आपने देखा होगा कि लाल सागर है या फारस की खाड़ी है या वान झील है, इन जगह हमेशा लवणता अधिक रहती है। ठीक है, तो बाकी आपका प्रशांत महासागर खुला महासागर है, हिंद महासागर खुला हुआ है पूरी तरीके से, तो ये इन महासागरों में लवणता हमेशा कम होगी। ठीक है, तो ये तो आपने देखा कि लवणता सबसे ज़्यादा किसकी है। अच्छा, लवणता के साथ पूरा कंप्लीट देख लेते हैं इसे, लवणता का है ना, लवणता का पूरा कंप्लीट देख लेंगे एग्जाम में, क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि लवणता के आधार पर निम्न महासागरों का आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ। सबसे अलग टॉपिक बता रहा हूँ आज आपको। ठीक है, तो आप अब नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे तो नोट नहीं कर रखा है। तो महासागरों की औसत लवणता अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा, 35 ग्राम पर 1000 ग्राम पानी में। ठीक है, इस प्रकार से दिखाते हैं इसे, 35 ग्राम। अब ये प्रतिशत नहीं है, याद रखेंगे, ये प्रतिशत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ग्राम पानी में लवण की मात्रा, जो लवण है वो 35 ग्राम है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से किताबों में लिखा होगा।
उसके बाद और आता है, एक आता है जैसे अंटार्कटिक महासागर में कितना होगा, 36 मैंने बता ही दिया। हिंद महासागर का 35 बता दिया होगा मैंने। एग्जाम में अगर आता है हिंद महासागर की लवणता कितनी है तो 35 ग्राम पर 1000 ग्राम, 20 आते हैं खाली। अगला और कौन सा, वान झील। अच्छा, विश्व की आपने ये भी देख लेते हैं, जो झील है वान झील है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये तो झील है ना, महासागर थोड़ी है वान झील। कहाँ है वान झील? वान झील कहाँ है भाई? टर्की में होगा यार वान झील, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो वान झील आपका कहाँ है? टर्की में है आपकी वान झील। तो वान झील की लवणता सबसे ज़्यादा है, कितनी है? 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम पानी में। आई बात समझ, इसको याद कर लीजिए। वान झील की लवणता कितनी है? 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में, 330 ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। यह है वान झील की लवणता सबसे ज़्यादा। उसके बाद मृत सागर है, याद रखेंगे, मृत सागर जो डेड सी है हमारा। डेड सी कहाँ है? जॉर्डन है क्या? जॉर्डन और किसके मेरे ख्याल से जॉर्डन और उसकी सीमा पे तो है भाई। मृत सागर कहाँ है? जॉर्डन और अरे कौन सा है ये? इजराइल। जॉर्डन और इजराइल की सीमा में है मृत सागर, ठीक है। तो मृत सागर की जो हमारी ये क्या है लवणता, 238 ग्राम पर 1000 ग्राम पानी में, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेट सॉल्ट लेक, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक जो है हमारा वो कहाँ है? यूएसए में, और उसकी लवणता है 220 ग्राम, ठीक है। तो इसे याद कर लेंगे, वान झील सबसे ज़्यादा, उसके बाद मृत सागर का, फिर ग्रेट सॉल्ट लेक का। इसको इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल का वह क्षेत्र जहां लवणता गहराई के साथ तीव्रता से बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। महासागरीय जल का वह क्षेत्र जहां लवणता गहराई के साथ साथ तीव्रता से बढ़ता है। तो साथियों, महासागर मैंने बहुत सारे टोपोग्राफी आपको महासागर की बताई है ना। तो महासागर में एक ऐसा क्षेत्र आता है जहाँ पे लवणता जैसी गहराई आती है महासागर में, तो लवणता तेजी से बढ़ता है। वो लवणता इसलिए बढ़ता है कि जैसे धरातल समुद्र में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ज्वालामुखी यानी वोल्केनो सबसे ज़्यादा उद्गार कहाँ होता है? समुद्र में। तो यहाँ से जितनी ज़्यादा मिनरल्स आएंगे तो इसकी लवणता सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। मैंने बोला था ना कि लवणता पे बहुत ज़्यादा कई फैक्टर होते हैं। जैसे अगर कुछ लवणता वाली नदी आ जाए तो उस सागर की लवणता बढ़ेगी, या धरातल से क्या बढ़ेगा? धरातल से क्या बढ़ेगा? वो ज्वालामुखी का उद्गार होगा, मैग्मा का उद्गार होगा, तो लवणता बढ़ेगी। इसके साथ तो यहाँ पे यही एक कंडीशन लागू होती है कि महासागरीय जल का वह क्षेत्र जहाँ लवणता गहराई के साथ साथ तीव्रता से बढ़ती है तो क्या कहलाती है? क्वेश्चन समझ गए? तो राइट आंसर हो जाएगा हेलोक्लाइन। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, हेलोक्लाइन कहते हैं उसको, ठीक है। अगर लवणता गहराई के साथ एकदम से बढ़ती है तो उसे कहेंगे हेलोक्लाइन। शायद तो ये जानेंगे जो पहला ऑप्शन है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन किसे कहते हैं? आइसोहेलाइन वह जो धरती के अंदर क्या है, समान लवणता वाले जगह को मिलाने वाली जो रेखा है। जैसा आपने आइसोबार, आइसोहेल, आइसोलाइन इस प्रकार से देखा होगा ना। तो उसी प्रकार आइसोहेलाइन है। आइसोहेलाइन क्या है कि समुद्र में या धरती पर समान लवणता वाली जगह को मिलाने वाली क्षैतिज जो रेखा है उसे आइसोहेलाइन कहते हैं, ठीक है। अब है सोलाइन नक्टर। सोलाइन नक्टर एक यंत्र है, ठीक है, एक यंत्र है जिससे कि समुद्र की लवणता हम लोग नापते हैं। इंपॉर्टेंट, समुद्र की लवणता किस यंत्र से नापते हैं? जैसे दूध लैक्टोमीटर से नापते हैं, दूध है नहीं, तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापते हैं। उसी प्रकार समुद्र में जो लवणता है, पानी की लवणता किससे नापते हैं हम लोग? सोलाइन नक्टर से नापते हैं। सोलाइन नक्टर, क्या नाम है? सोलाइन नक्टर। तीसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैंने ला रखा है यहाँ पे, अयनवर्ती क्षेत्र। अयनवर्ती क्षेत्र साथियों उस क्षेत्र को कहते हैं जो हमारे पृथ्वी पर एक कर्क रेखा जाती है और दूसरा मकर रेखा जाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है उसे अयनवर्ती क्षेत्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कितना अच्छा प्रश्न लाया ना मैं आपको। अयनवर्ती क्षेत्र किसे कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को अयनवर्ती क्षेत्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आज 7वां प्रश्न है, समुद्री जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है? बहुत इंपॉर्टेंट।
देखो ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज राइट आंसर हो जाएगा। ये समुद्री जो लवण है उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की होती है। इसके आने वाला जो प्रश्न है और उसके बाद देखेंगे और भी फैक्ट देख लेंगे ना इसके साथ साथ। उसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का लगभग 77% होता है। जो समुद्री जल की लवणता है उसमें सोडियम क्लोराइड 77% होता है। शेष हमारा जो आता है जैसे आपने देखा होगा मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, वैसे मैग्नीशियम सल्फेट तीसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड और चौथे नंबर पे कैल्शियम सल्फेट आता है। ठीक है। अगर परसेंटेज की बात करें तो मैग्नीशियम जो क्लोराइड है वो 10%। ठीक है, 10%। ये 77 10%, बाकी ये इतना याद करने की जो नहीं है, बस सीरियल याद रखना जरूर है। सोडियम क्लोराइड 77% तो याद रख लो, बाकी मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न है समुद्री जल में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? बहुत इंपॉर्टेंट। आप 100% मुझे लगता है कि अधिकांश लोग इसे गलत करेंगे। 100 तो नहीं बोलेंगे यार, 90% लोग। ठीक है, तो समुद्री जल में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तत्व है ये, वहां पे लवण था। आई बात समझ में? तत्व और लवण में अंतर होता है। तो क्लोरीन की मात्रा समुद्री जल में सर्वाधिक होती है अगर तत्व की बात करें। दूसरे नंबर पे आता है सोडियम। ठीक है, तो साथियों कैसी लगती है आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।